नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र यूजीसी नेट जून 2009 में आयोजित प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन हैं यह आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा इन परीक्षाओं के अलावा आज की यह क्लास जो है रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं या इस पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है? कमजोर अनुक्रम, स्थिर आय, वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता, उपयोगिता की क्रमसूचक प्रकृति। तो कमजोर अनुक्रम जो है तटस्थता वक्र की विशेषता है। अगर यहाँ पर हो जाता सबल क्रमबद्धता, तो सबल क्रमबद्धता जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषता या मान्यताओं में नहीं शामिल किया गया है, जबकि निर्बल या कमजोर क्रमबद्धता को तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता में शामिल किया गया है। इसके अलावा विवेकपूर्ण उपभोक्ता माना गया है, विभाजित एवं समरूप वस्तुएं मानी गई हैं, बाजार का उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान होता है, संयोगों के महत्व की जानकारी उपभोक्ता को है, पूर्ण तृप्ति का अभाव है, सकर्मकता की स्थिति है, चुनाव में संगत की स्थिति है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर देखने को मिलती है तथा कमजोर क्रमबद्धता की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ सबल क्रमबद्धता हो जाता तब तो ये आंसर सही हो जाता। बाकी क्या है, स्थिर आय माना गया है, यह है तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता, वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता भी मान्यता है और उपयोगिता की क्रमसूचक प्रकृति भी मान्यता है। तो यह इनमें सभी मान्यताएं तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं में शामिल है। अगर ए में सबल क्रमबद्धता हो जाता तो यह मान्यता ए नहीं होता, हालांकि इसका आंसर ए ही माना गया है। अगला है, रेखीय अधोमुखी मांग की रेखा पर लोच गुणांक का मूल्य बदलते हैं क्योंकि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी बदलते हैं। तो ए आंसर सही है। 2 नंबर प्रश्न में ए आंसर सही है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न अर्थशास्त्रियों में अल्पाधिकार सिद्धांत में उनके योगदान के संदर्भ में कालानुक्रमिक रूप में दर्शाएं। तो स्टेकलवर्ग, कोर्नो, बर्ट्रैंड, स्वीजी, इनको कालक्रम अनुसार में दिखाना है। तो सबसे लास्ट में जो है स्टेकलवर्ग सिद्धांत अपना दिया था। अल्पाधिकार मॉडल में सबसे लास्ट में स्टेकलवर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था और सबसे पहले कोर्नो ने अपना सिद्धांत दिया था। तो सबसे लास्ट में फर्स्ट हो जाएगा और शुरुआत में सेकंड हो जाएगा। तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड यह ऐसे है, या फर्स्ट लास्ट में और सेकंड शुरुआत में, तो सेकंड, तो बी आंसर सही है 3 नंबर प्रश्न का। इसके बाद इसके अलावा मान लेते हैं पहले कोर्नो, फिर बर्ट्रैंड, स्वीजी और फिर स्टेकलवर्ग ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी अल्पाधिकार सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, गिवन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी जबकि कीमत में ह्रास होने पर मांग में ह्रास होगा। गिवन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी जबकि कीमत में ह्रास के कारण मांग में ह्रास होगा। गिवन वस्तुओं के कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। ये कथन सही है। कथन क्या है, प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। देखते हैं क्या है आगे। व्याख्या नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। तो बी आंसर सही है 4 नंबर प्रश्न का। अगला 5 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पैरेटो इष्टतमता की प्राप्ति में बाधक है। आर, सार्वजनिक वस्तुओं से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पैरेटो इष्टतमता की प्राप्ति में बाधक है, यह कथन सही है। कारण क्या है, सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है एक ही। तो बी आंसर 5 का सही है। अगला 6 नंबर प्रश्न है,
दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की प्राप्ति होती है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की स्थिति LMC बराबर MR होगा। तो बी आंसर सही है, बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के वितरण सिद्धांत में निम्न अनुपातों में से कौन एक लाभ की दर का प्रतिनिधित्व करता है? तो लाभ की दर का प्रतिनिधित्व जो है, लाभ की दर या शोषण की दर का प्रतिनिधित्व यह सपान वी द्वारा किया जाता है। तो यह सपान वी सी में दिया गया है, सी आंसर सही है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कथन क्या दिया गया है? वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पूर्ण रोजगार स्तर से कम की स्थिति है वहाँ यह आवश्यक नहीं कि क्राउडिंग आउट हो। और आगे आर में क्या दिया गया है? कारण में मौद्रिक प्राधिकारी एक ऐसी मौद्रिक नीति का समावेश कर सकते हैं जो उत्पादन विस्तार के साथ ब्याज दरों में वृद्धि से परहेज करता है। तो 9 में 8 नंबर प्रश्न में ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी आंसर सही है 8 नंबर प्रश्न का। अगला 9 नंबर मौद्रिक नीति, 9 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मौद्रिक नीति में किसी परिवर्तन के संचालन का क्रम है। तो मौद्रिक नीति के किसी परिवर्तन के संचरण का संचालन जो क्रम है उसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पे वास्तविक मौद्रिक आपूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा। क्या है? वास्तविक मौद्रिक आपूर्ति में परिवर्तन, उत्पादन में समंजन, व्यय में समंजन, ब्याज दरों तथा परिसंपत्ति कीमतों में परिवर्तन। तो पहला वास्तविक मौद्रिक आपूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर हो जाएगा ब्याज दरों तथा परिसंपत्ति कीमत में परिवर्तन। इसके बाद 3rd हो जाएगा व्यय में सामंजन, और फिर उत्पादन में सामंजस्य हो जाएगा। तो फर्स्ट, 4th, 3rd, 2nd, फर्स्ट, 4th, 3rd, 2nd, सी आंसर सही है, सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, केन्स के प्रचलित मान्यता के अंतर्गत ISLM मॉडल में सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण आय और ब्याज की दर दोनों बढ़ेंगे? नहीं, आय बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी, यह सही है। 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर, मूल फिलिप्स वक्र निम्न में से 2 के मध्य मानता है? किसके किसके बीच संबंध को मानता है? बेरोजगारी की दर के बीच संबंध मानता है, और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि के बीच संबंध मानता है। तो फर्स्ट और थर्ड जिस ऑप्शन में आंसर होगा वही देखते हैं। कूट में क्या है, फर्स्ट और थर्ड किस में दिया गया है? फर्स्ट और थर्ड डी में दिया गया है, इसलिए 11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, कथन ओकुल का नियम समष्टि आर्थिक नीति के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। और आर में कथन में क्या दिया गया है? ओकुल का नियम यह दर्शाता है कि एक विकास लक्ष्य कालेतर में बेरोजगारी दर को प्रभावित करेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर सही है 12 का। अगला 13 नंबर प्रश्न है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है। मार्शल ने कहा, फिशर ने कहा, किन्स ने कहा, कैंटिलन ने कहा। तो किन्स का यह कथन है। जब किन्स का कथन क्या है? यह जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, किन्सियन व्यवस्था में निवेश मांग का निर्धारण इनके द्वारा होता है। तो किन्सियन अर्थव्यवस्था में निवेश मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पूंजी की सीमांत दक्षता द्वारा, यह सही है। कर दरें द्वारा या नहीं है, निवेश की सीमांत क्षमता द्वारा। तो फर्स्ट और थर्ड सही, फर्स्ट और थर्ड बी में दिया गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का लक्षण नहीं है? ए, उद्योगों के पक्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बदलता हुआ ढांचा सही आर्थिक विकास का लक्षण है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करना नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से नहीं तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। पूंजी का बढ़ता हुआ अंतःप्रवाह अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन। तो यह ए, सी और डी आर्थिक विकास का लक्षण है और बी नहीं है, तो नहीं पूछा गया, इसलिए 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, एक देश में वास्तविक आर्थिक समृद्धि का दर वार्षिक, एक देश में वास्तविक आर्थिक समृद्धि का दर वार्षिक प्रतिशत समृद्धि का घोतक है। ए, चालू कीमत का जीडीपी की वृद्धि दर,
बी चालू कीमत पर साधन लागत की जीडीपी की वृद्धि दर, और सी स्थिर कीमत पर साधन लागत की जीडीपी वृद्धि दर, बाजार कीमत पर जीडीपी वृद्धि दर। तो इसका सही आंसर जो है वह स्थिर कीमत पर साधन लागत की जीडीपी वृद्धि दर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 में क्या दिया गया है देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है आर्थिक विकास जो वर्तमान समय में उच्च स्तर की राष्ट्रीय उत्पाद का परिणाम है। सेकंड में क्या दिया गया है, आर्थिक विकास का एक प्रतिमान जो बिना भविष्य की संभाव्यता पर क्षमता किए वर्तमान आवश्यकता पूरी करता हो, या सेकंड सही है क्योंकि धारणीय विकास के बारे में पूछा गया है, तो सेकंड तो सही है। थर्ड क्या है, विकास जो वर्तमान पीढ़ी के अधिकतम कल्याण को सुरक्षित करता है। और फोर्थ क्या दिया गया है, विकास जो पर्यावरण के अधःपतन पर विचार करता है। उपर्युक्त में से धारणीय विकास के अंतर्गत आता है, तो धारणीय विकास के अंतर्गत सेकंड और थर्ड आता है। सेकंड में क्या दिया गया है, आर्थिक विकास का एक प्रतिमान जो बिना भविष्य की संभाव्यता पर समझौता किए वर्तमान आवश्यकता को पूरा करे उसे धारणीय विकास कहते हैं। और विकास जो वर्तमान पीढ़ी की अधिकतम कल्याण को सुरक्षित करे, मतलब समावेशी या संपोषणी विकास या धारणीय विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली जो पीढ़ी है दोनों पीढ़ियों को समायोजित या संतुलित करके विकास की ऐसी रणनीति बनाए जिसमें वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम कल्याण मिल सके और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अवशेष ऐसे बचे रहें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम दोहन कर सके। तो इस प्रकार से सेकंड और थर्ड सही आंसर है, तो बी में दिया गया है। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर है। कथन ए संचयी कार्य कारण संबंध एक विकासशील राष्ट्र के पिछड़ेपन की व्याख्या है। यह एक भौगोलिक द्वयात्मकता की परिकल्पना है। आर अनुग्रहित क्षेत्र में प्रसार का दूसरे क्षेत्रों में प्रतिवादी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें 18 में जो सही है ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं है तो बी आंसर सही है। व्याख्या कर रहा है तो ए आंसर सही है 18 का। अगला यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक निम्न में से कुछ चरों पर आधारित हैं। तो जन्म के समय जीवन की संभाव्यता, स्वास्थ्य सुविधाएं, क्रय शक्ति द्वारा समायोजित प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा नामांकन प्रतिशत। तो 3 और 4 तो बिल्कुल सही हैं और 2 भी सही है। तो 2, 3, 4 किस में है, 2, 3, 4 बी में है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 16 के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सी एक की मान्यता नहीं है। तो मान्यता जो है 16 अपने सिद्धांत में क्या मान्यता नहीं लेते हैं, इसमें पूरा बचत अनुपात स्थिर है मान्यता है। कीमत तथा मजदूरी स्थिर है, कीमत और मजदूरी को लोचशील मानते हैं 16, तो यह मान्यता नहीं है। बाकी उत्पादन फलन समरूप है, यह भी मान्यता है। और श्रम और उत्पादन समान दर से नहीं बढ़ते हैं, यह भी मान्यता है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है बी। अगला 21 नंबर प्रश्न है। संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध है। संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध है। तो संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध किससे है, सभी क्षेत्रों में समान दर का विकास होना, सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश होना। तो संतुलित समृद्धि दर जो है सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में जब निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समृद्धि दर कहा जाता है। तो बी आंसर सही। संतुलित समृद्धि दर किसी कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में जब एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश करके विकास किया जाता है तो ऐसी विकास की रणनीति को संतुलित समृद्धि या संतुलित विकास की रणनीति कहा जाता है। और संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में रोडान, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था। और बड़े धक्के का सिद्धांत जो है 3 अविभाज्यताओं पर आधारित है। उत्पादन की अविभाज्यता, मांग की अविभाज्यता जिसे बाजार की अविभाज्यता भी कहा जाता है, और बचत की अविभाज्यता। इसके अलावा संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में लेविस हैं। लेविस ने श्रम अतिरेक सिद्धांत दिया था। और
रेगनर नर्क्स हैं। रेगनर नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया। तो संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध जो है सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश होना है। तो इस प्रकार से 21 का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर, सूची फर्स्ट को या समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलान करना है। लेखक हैं और इनके योगदान के बारे में पूछा गया है। तो रोडान जो है प्रबल प्रयास सिद्धांत की बात करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 3 से, एक का 3 से ए और बी में दिया गया है। नेल्सन आर, तो नेल्सन आर निम्न संतुलन निम्न स्तर पर साम्य जाल की बात करते हैं या निम्न संतुलन पास की बात करते हैं। तो बी का मिलान हो जाएगा 1 से, तो बी, ए और बी भी सही हैं। और हर्षमैन असंतुलित विकास की बात करते हैं। लेवेस्टीन क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की बात करते हैं। तो हर्षमैन सी का मिलान हो जाएगा 4th से, तो ए आंसर सही हो, बाकी डी का मिलान सेकंड से हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें हैं जो ए नियंत्रित कीमतों की अपेक्षा समांतर काला बाजार में हो। बी में क्या दिया गया है, बिना लागत पर विचार किए सरकार द्वारा तय किए जाते हों। सी, वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाते हैं। और डी, जहां वस्तु एवं साधन उपलब्ध ना हों। तो क्या पूछा गया, निवेश कसौटी में छाया कीमतें जो हैं, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाते हैं। तो 23 का सही आंसर जो है सी है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील कर वह है जिसमें कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में घटता है नहीं, प्रगतिशील बढ़ता है। कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में स्थिर रहता है, गलत है। कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता है। तो 24 का सही आंसर सी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। ए, सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जीडीपी विकास दर के बराबर हो। बी, सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जीडीपी विकास दर से अधिक हो। सी, सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जीडीपी विकास दर से कम हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो है जीडीपी विकास दर से कम हो। तो सी आंसर सही है 25 का। अगला 26, 12वें, इसका कोई मतलब नहीं है। 27, भारत में राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान दी जाती है, इसकी अनुशंसा वित्त मंत्रालय करता है। गैर योजनागत अनुदान की अनुशंसा बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 28, अंतरण भुगतान एक ऐसा भुगतान है जो अंतरण भुगतान कैसा भुगतान है जो सरकार द्वारा अपने वर्तमान कामगारों को दी जाती हैं, गरीब जनता को दी जाती हैं, वस्तुओं के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए है, वस्तुओं के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए है। तो सही आंसर यही हो जाएगा, या कोई सेवाएं या वस्तु उपलब्ध नहीं कराने के लिए दी जाती हैं। तो अंतरण भुगतान जो है वस्तुओं के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं। तो 28 का सही आंसर सी है। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में केंद्र राज्य के लिए समस्या नहीं उत्पन्न करता। दिए गए ऑप्शनों में कौन एक केंद्र और राज्य के लिए समस्या नहीं है। केंद्र और राज्य में जो संबंध हैं उन संबंधों में समस्या नहीं है। राज्य स्वायत्तता की समस्या है, क्षैतिज अंतरण की समस्या है, अंतर राज्यीय विषमता की समस्या है, कुछ राज्यों में कृषकों द्वारा आत्महत्या की ये समस्या नहीं है केंद्र एवं राज्य की। तो 29 का सही आंसर डी है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, अन्य बातों के सामान्य रहते हुए मुद्रा के अवमूल्यन होने से अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात की कुल मात्रा में वृद्धि होगी तथा आयात की कुल मात्रा में कमी होगी। तो आयात जब कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा, इससे भुगतान संतुलन की समस्या दूर होगी। तो अवमूल्यन जो है भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यह सही आंसर 30 का ए है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, वर्तमान भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता इनमें से प्राप्त है। चालू खाता पर, पूंजी खाता पर, चालू और पूंजी दोनों खाता पर। तो दोनों खाता पर प्राप्त है, तो इसलिए 31 का सही आंसर सी है। अगला 32 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल में विशेष आहरण अधिकार का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
इनके द्वारा निर्धारित होता है। सोने की कीमत, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के मूल्य, चयनित परिवर्तनीय मुद्रा समूह और औसत मूल्य। मुद्रा समूह का औसत मूल्य हो गया जो टोकरी कहा जाता है, बास्केट टोकरी। तो 32 का सही आंसर सी है। अगला 33 नंबर प्रश्न है, विश्व के देशों में अंतः क्षेत्रीय व्यापार का आकार इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। हेक्सा-रोलिन सिद्धांत द्वारा और तुलनात्मक लागत सिद्धांत द्वारा। तो ए और बी सही आंसर है 33 का। अगला 34 नंबर प्रश्न है, डोरेंस द्वारा किसी देश के व्यापार के आय शर्तों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो आय व्यापार की शर्त होती है PX/PM × QX। तो यहाँ डी में दिया गया है, तो डी आंसर सही है 32 का। अगला 33 नंबर प्रश्न, 32 नहीं 34 का। अगला 35 नंबर प्रश्न है, वर्तमान 2006 में इनमें से कौन एशियन समूह के पूर्ण रूपेण सदस्य नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान नहीं है। तो यह सही आंसर सी है। अगला 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर, समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलाना है और किस वर्ष में दी गई घटनाओं में कौन सी घटना हुई थी। तो 1966 जो है 60वें दशक में मूल्यांकन की बात करता है, और 1969 क्या है, SDR का सृजन हो जाएगा 1969 में। 1969 SDR का सृजन हो जाएगा। 1971 ब्रिटेन वुड व्यवस्था का विघटन हो जाएगा, और 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सृजन हो जाएगा। डी का मिलान हो जाएगा 4 से 1 का मिलान हो डी का 4 से 1 का मिलान हो जाएगा 3 से, डी का 4 से 1 का 3 से। ये क्या है, तो इसमें जैसे ए का मिलान हो जाएगा 3rd से, ए का मिलान 3rd से हो गया, ठीक है। बी का मिलान हो गया 1st से, ठीक है। सी का मिलान 2nd से, और डी का मिलान 4th से। तो बी आंसर सही है 36 का। 36 नंबर में सही आंसर बी है। अगला 37, 2003 में कुल कार्यशील जनशक्ति के संगठन क्षेत्र में रोजगार के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार है, 10%, 15% से कम किंतु 10% से अधिक, तो 20% से कम किंतु 15% से कम। ये 2007, इसका कोई मतलब नहीं है, यह भी कोई मतलब नहीं है। अगला 41 नंबर प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत इनके लिए लागू किए गए हैं। ए, किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटाने से रोकना है, ठीक है। कृषकों के हितों की सुरक्षा करना, ठीक है। कृषकों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो यह 39 का सही आंसर डी है, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है 40, भारत में असंगठित क्षेत्र के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत इस वर्ष की गई। 1991, 96, 2001, 2004 में की गई थी। असंगठित क्षेत्र में नई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी, और 2004 डी ऑप्शन पर लिखा है, तो इसलिए डी आंसर सही है 40 का। अगला 41 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा 2007 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। तो यह प्रतिशत जो है 35.5% हो जाएगा, और अगर 2011 के अनुसार प्रतिशत पूछा जाए तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और रंगराजन दृष्टिकोण के अनुसार कुल गरीबी जो है भारत में प्रतिशत में 29.5% थी 2011-12 में, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है वह 30.9% थी, और शहरी क्षेत्रों में 26.4% जो है गरीबी थी। तो इस प्रकार से यह 21.9 तेंदुलकर समिति का दृष्टिकोण है, और 29.5 जो है यह इम्पॉर्टेंट है, यह रंगराजन दृष्टिकोण के अंतर्गत गरीबी का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, तृतीयक कार्यशील समूह 1998 के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए निम्न में से कौन सा माप प्रयोग किया जाता है। तो M2 + M3। तो M2 + M3 किस में दिया गया है, यह दिया गया है सी में। तो इस प्रकार 42 का सही आंसर सी है।